पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं शिवांगी। देखिए, बिहार की सियासत में इस वक्त जो कुछ भी चल रहा है, वो किसी हॉलीवुड सस्पेंस थ्रिलर फिल्म से कम नहीं दिख रहा। बांकीपुर में 24 घंटे के भीतर उम्मीदवार बदलकर सबको चौंकाने वाली बीजेपी अब कहा जा रहा है कि एक बड़ा धमाका करने वाली है। उधर आरजेडी की जो बंद कमरों में मीटिंग हुई, उसमें क्या रणनीति बनी और क्यों जरूरत पड़ी इस बैठक की। और असली मास्टरमाइंड तो प्रशांत किशोर को लेकर चल रहा है कि अंदर खाने में वो ऐसी चालें चल दी है जिसने पूरे त्रिकोणीय मुकाबले को फंसा दिया है। तो आखिर क्या है इस पूरे कहानी में ट्विस्ट का सच? इस बार हम बात करने वाले हमारे साथ जुड़े हैं बाबा। बाबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शिवांगी। बाबा, बिहार की राजनीति में जो हर घंटे स्क्रिप्ट बदल रही है, बांकीपुर में बंटी का टिकट काटकर नीरज सिन्हा को लाने के बाद चर्चा है कि अब बीजेपी फिर से कुछ बड़ा करने वाली है। तो राजनीतिक गलियारों में ये सुबुगाहट क्यों आई है? देखिए शिवांगी, कई खबर हम लगातार कर रहे हैं और जो हम बांकीपुर में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट नामांकन किया था, उसके जी। बाद से अभी से चुनाव की दिशा थोड़ी अलग थी, जिसकी चर्चा भी हम कर रहे थे और ऐसा लगा था कि ये टक्कर जो है त्रिकोणीय होगा। हम्म। लेकिन अब इस पूरे चुनाव को आप त्रिकोणीय की तरह नहीं देख सकती हैं, जी जी, क्योंकि बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी है और जिसने दावा किया था कि पिछले 40 सालों से हम यहाँ चुनाव जीतते आ रहे हैं और किसी को भी खड़ा कर देंगे, उसने तो हालांकि शब्द जो कहे थे वो सबने सुना है, क्या शब्द कहे थे। हम्म। लेकिन उन सब के बावजूद प्रशांत किशोर ने जिस तरह से अपनी उम्मीदवारी यहाँ तय की, हालांकि अभी तक नामांकन उनका नहीं हुआ है और यही कारण है कि हम बार बार ये कह रहे हैं कि 24 घंटे में अभी बहुत उलटफेर होने बाकी हैं। जी भारतीय जी। जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बदल दिया है और ये उम्मीदवारी 24 घंटे के अंदर में बदली है। आपने देखा होगा कि अभिषेक बंटी को लेकर के उनके नामांकन के बाद जिस तरह के दावे किए गए थे एनडीए गठबंधन के घटक दलों के, वो साफ-साफ इशारा कर रहे थे कि एनडीए गठबंधन चाहता है कि हर हाल में हम एकजुट होकर के और इस चुनाव को जीतें और अभिषेक बंटी को जिताएं। बिल्कुल। लेकिन अभिषेक बंटी का अचानक से नाम वापस लेना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिखे हुए स्क्रिप्ट को पढ़ना इस बात की तरफ इशारा करता है कि कहीं न कहीं भीतर खाने में कुछ चल ज़रूर रहा है। बिल्कुल। मैंने कल ही एक खबर किया था जिसमें मैंने कहा था कि कहीं भारतीय जनता पार्टी की ये चाल तो नहीं है, सभी जो मुख्य उनके विरोधी हैं या उनके अगेंस्ट में जो लोग कभी खड़े हुए हों या वर्तमान में जो लोग चुनौती बन सकते हैं भारतीय जनता पार्टी में बिहार में, तो ऐसे लोगों को एक ही साथ निपटाने की कहीं प्लानिंग तो नहीं है। क्योंकि सीधी तौर पे आप समझिए कि प्रशांत किशोर अगर इस चुनाव में लड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से प्रशांत किशोर हारे या जीते, वो एक मुखर आवाज और बड़ा हो जाएँगे। जी पहले से बिल्कुल। भी वो विपक्ष की भूमिका निभाते रहे हैं और जिस तरह से विपक्ष पूरी तरह से फ्लैट नज़र आ रहा है, विपक्ष के नेता जो हैं तेजस्वी यादव, वो विपक्ष के नेता की भूमिका से थोड़ा अलग हट करके काम करते हैं। लगता नहीं है कि वो विपक्ष के नेता हैं, ऐसा लगता ही नहीं है कि उनको किस तरह से विरोध करना चाहिए था। तो ऐसे में कई लोगों ने उसका स्थान ले लिया है। जैसे आपने देखा होगा आईपी गुप्ता, जी। लगातार विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। हर मुद्दे पर वो उनका बयान आप देख लीजिए और इतना रॉ फुटेज में बयान उनका आता है कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये आदमी बिल्कुल सच बोल रहा है। हम्म। उसके साथ-साथ अब प्रशांत किशोर का तड़का उसमें लगेगा, तो आप समझ सकते हैं कि बिहार की राजनीति किस दिशा में जाएगी। जी तो क्या ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने, जो हम बार-बार कह रहे हैं, कल आपने बातचीत किया था संपादक नमन मिश्रा जी से भी, जी। उन्होंने भी ये बात कहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं, और हमने तो 4-5 दिन पहले इस बात को कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रशांत किशोर के सामने कोई मेमना खोज रही हो, बिल्कुल। जिसके हलाल होने से कोई अंतर नहीं पड़ना है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगाएगी? हम्म। क्या भारतीय जनता पार्टी जो 40 सालों से जीतती आ रही है जिस सीट पर, उस सीट को गंवाना चाहेगी? और इस सीट के गंवाने से भारतीय जनता पार्टी के वो 88 जो विधायक हैं, वो क्या करेंगे? यहाँ से जी पटना से लेकर केंद्र तक भारतीय जनता पार्टी को कई फैसले लेने हैं, कई एजेंडा है जिसको लागू करवाना है, उस पर क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल। हालाँकि देखिए, इस एक सीट के हारने और जीतने से
न तो सरकार पर न ही गठबंधन पर कोई असर पड़ना है। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया और अभिषेक बंटी ने नामांकन दाखिल किया, उसके तुरंत बाद अचानक से भारतीय जनता, आपको याद होगा मैंने आपके साथ खबर किया था, जो मैंने बताया भी था कि आने वाले समय में 24 घंटे के अंदर में भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक बड़ी बैठक एनडीए की बुलाने जा रही है। जी जी जी। और उस बैठक में खुद नीतीश कुमार पहुंचे, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि सुबह से लेकर दोपहर तक उनकी तबीयत खराब बताई जा रही थी। जी लेकिन बिल्कुल। अचानक शाम में नीतीश कुमार उस मीटिंग में पहुंचते हैं पहुंचते और हैं जी। पहुंच करके अपनी बात रखते हैं और वहां से सीधे निकल जाते हैं। उसके बाद आप देखिए कि एक नया खेल शुरू होता है और वो खेल होता है उम्मीदवार बदलने का। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार ने उस पूरे माहौल में अपनी बात रख करके और ये कह करके कि हर हाल में इस चुनाव को हमको जीतना है, इसलिए आप अपने फैसले को बदलिए या कोई नया खेल करिए, कहीं ऐसा तो नहीं है। लेकिन इससे भी बड़ी बात कि ये सब कुछ होने के साथ साथ आप देख रही होंगी कि प्रशांत किशोर की टीम जो एग्रेशन दिखा रही थी, जो आपको हर मोड़ पे नजर आ रही थी, वो थोड़ा और ज्यादा उत्साहित हो गई है। जी जी। जैसे ही उम्मीदवार बदला और नीरज कुमार सिन्हा को लाया गया, नीरज कुमार सिन्हा भी कोई ऐसे नोन उम्मीदवार नहीं है जिनके बारे में लोगों को पता हो। इनके जी। बारे में भी कई कहानियां कही जा रही हैं, कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि 12 साल की उम्र में ही उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया था। तो ये भी कहीं ना कहीं एक स्कैम की तरह नजर आता है। ये सभी परिस्थितियां, हालांकि नीरज कुमार को आपने सुना होगा, उनके बयानों में वो जो चाहिए मजबूती वो नहीं आ रहा है। और फिर से एक बार मन में ये बात आ रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक मेमने को हटाकर दूसरे मेमने को सामने रखा गया है। जी। देखिए, मुझे तो ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में एक सीट लूज करके आगे बड़ी राजनीति की तरफ आगे बढ़ रही है, क्योंकि उसके प्रतिद्वंदी चाहे वो नीतीश कुमार हो, मैंने कल भी ये बात कही थी और पता नहीं क्यों मैं जब भी राजनेताओं से बात कर रहा हूं, जब भी पत्रकारों से मेरी बात हो रही है, तो मुझे जो सामने से दिख रहा है उससे अलग एक राजनीति दिख रही है। जी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस तरह की राजनीति करने के लिए जानी जाती है। कई राज्यों में उसने ऐसा किया है, क्षेत्रीय दलों के ऊपर एक और किसी को रख दिया है और रख करके वहां से अपनी राजनीति की शुरुआत करती है। बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी को जब ये मिला है मौका सरकार बनाने का, सरकार चलाने का, तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी कोई नया खेल कर सकती है। और इस एक सीट में प्रशांत किशोर को आगे बढ़ने से बहुत अंतर नहीं पड़ना है। लेकिन जो स्थापित विपक्ष हैं वो कहीं ना कहीं फ्रेम से आउट हो जाएंगे। जी। अब सबसे बड़ी बात है कि इस अप्रत्याशित झटके के बाद भारतीय जनता पार्टी ने नीरज कुमार को क्यों मैदान में उतारा? नीरज कुमार को उतारने के साथ साथ क्या भारतीय जनता पार्टी ये नहीं सोच सकती थी कि उसे एक मजबूत उम्मीदवार उतारना है जो प्रशांत किशोर को टक्कर दे सके? कई लोगों के नाम आ रहे थे। आपने देखा होगा कि जब उम्मीदवार बदला भी तो लगातार ये चर्चा शुरू हो गई कि दिल्ली में मंथन के बाद सबसे एक नंबर पर चल रहे हैं रणवीर नंदन, दूसरे नंबर पर अजय आलोक का नाम है, तीसरे जी। नंबर पे और भी कई नाम हैं। ये सारी बातें नीलरतन घोष तक पहुंच करके और वहां से शुरू होकर के अंतिम में नीलरतन घोष पर ही समाप्त हुई। जी। यानी सीधे तौर पे समझ लीजिए कि ये पूरा का पूरा जो पेच है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक माने हालांकि देखिए जमीनी उम्मीदवार है, पुराने कार्यकर्ता है, युवा है, सभी बातें सामने नजर आ रही है। लेकिन उसके बावजूद भी ये किसी को पच नहीं रहा है कि ये उम्मीदवार भी अस्थायी होगा। जब हम खबर कर रहे हैं उसके 24 घंटे के अंदर में नामांकन की प्रक्रिया समाप्त होगी। 13 तारीख तक नामांकन है और प्रशांत किशोर ने भी अपने नामांकन का डेट आगे बढ़ा दिया है। 11 तारीख को प्रशांत किशोर को नामांकन करना था, उन्होंने भी अपना नाम आगे बढ़ा लिया है। और भारतीय जनता पार्टी में दूसरा नामांकन होने के बाद अभी एक बार फिर से मंथन का दौर जारी है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर अमूमन पर्दे के पीछे रहकर राजनीति करते हैं, रणनीति करते हैं। 2013 में इनको पहली बार, 2012 में इनफैक्ट इनको पहली बार इनका नाम हल्के फुल्के में सुनाई दिया था जब गुजरात में इन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए रणनीतिकार के रूप में काम करना शुरू किया। जी। वहां से चाय पे चर्चा से लेकर के और हर हर मोदी घर घर मोदी तक का नारा गढ़ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनने में अपनी भूमिका बनाना और इस तरह की कई रणनीतियों को बनाने के लिए प्रशांत किशोर जाने जाते हैं। जी जी। प्रशांत किशोर ने सामने से कोई भी राजनीति नहीं की है। यहां तक कि जब बिहार में 2015 में चुनाव हुआ
तो उनकी नाराजगी, बहुत बड़ी नाराजगी थी भारतीय जनता पार्टी से, कि भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने जो कहा और जिस वादे के साथ भारतीय जनता पार्टी उनको अपने साथ जोड़ करके उनकी रणनीति का फायदा उठा रही थी, भारतीय जनता पार्टी अपने आइडियोलॉजी से इतर हो गई थी। जी। उसको लेकर के उनकी नाराजगी हुई। अब क्या भीतर की बात थी ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन नीतीश कुमार को फिर से उन्होंने एक साथ जोड़ने, नीतीश, लालू और कांग्रेस को जोड़ करके एक नई रणनीति बिहार में खेली। जी, जी। 2015 में उन्होंने जीत हासिल किया और यहाँ से उनकी राजनीति की एक नई दिशा शुरू हुई। तब उन्होंने पार्टी भी ज्वाइन किया था। जदयू ज्वाइन करने के बाद नीतीश के बाद नंबर 2 और उनके कहा जा रहा है कि उनके उत्तराधिकारी के रूप में उनको देखा जा रहा था। बहुत सारी बात थी, उनको अपने पिता तुल्य भी मानते थे। ये सारी बातें होने के बाद जब प्रशांत किशोर को मौका मिला तो उन्होंने पहली बार छात्र राजनीति में भी जनता दल यूनाइटेड का परचम लहराया, वहां भी उन्होंने अध्यक्ष बनाया पटना विश्वविद्यालय में। इसके बाद उनकी राजनीति को और मजबूत समझा जाने लगा, लेकिन ये भी लंबा नहीं चला, क्योंकि नीतीश कुमार ने भी प्रशांत किशोर से इतर होकर के एक फैसला लिया और वो फैसला था महागठबंधन छोड़कर फिर से एनडीए की तरफ जाना। और उसी भारतीय जनता पार्टी से नाराज होकर के प्रशांत किशोर आए थे, उसी भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने के लिए वो आए थे, तो वो स्वीकार नहीं कर पाए, क्योंकि प्रशांत किशोर में कहा जाता है कि वो अपने आइडियोलॉजी से समझौता नहीं करते हैं और इस मामले में वो थोड़ा एरोगेंट है। जी। तो अब जो वर्तमान स्थिति बनी है, भारतीय जनता पार्टी इस बात को अच्छी तरह से समझ रही है कि वो अपने कंधे पर जो बैताल लेकर के घूम रही है, उस बैताल को उतारना है, यानी क्षेत्रीय दलों से उसे पीछा छुड़ाना है। अगर पीछा छुड़ाने की ही रणनीति है तो निश्चित रूप से प्रशांत किशोर उसके सबसे बड़े विकल्प हो सकते हैं। जी। क्योंकि आप समझिए कि एक तरफ जहां केंद्र में नायडू पर और नीतीश पर उसकी जो उस पर असर करता था, या जो सरकार चल रही थी इन दोनों के कंधों पर, उसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने पास से हटा लिया है। पश्चिम बंगाल के चुनाव जीतने के बाद 20 सांसद जो हैं टीएमसी के उसका समर्थन कर चुके हैं। महाराष्ट्र के 6 सांसद उसका समर्थन कर चुके हैं। तो लोकसभा में इनके कंधे पर या इनके भरोसे जो चल रही थी, उस भरोसे को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने पूरा कर लिया है। अब इनकी जरूरत नहीं है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी आने वाले 2029 और 30 या फिर वन नेशन वन इलेक्शन का चुनाव यदि होता है तो उसकी तैयारी कर रही है? क्या उसके लिए कहीं ना कहीं अपने पुराने या मजबूत छत्रपों को बचा करके रख रही है? क्योंकि आपको पता है कि आने वाला जो 2029 का चुनाव होगा उसमें परिसीमन हो जाएगा जी। 850 से ज्यादा सीटें होंगी। तो क्या अपने उन नेताओं को लोकसभा का चुनाव लड़ाने के लिए, चाहे वो रणवीर नंदन की बात कर लीजिए, अजय आलोक की बात कर लीजिए, या और किसी की भी बात कर लीजिए, जब परिसीमन होगा तो बिहार में भी 40 की जगह 80 सीटें होने की संभावना है। तो क्या 80 लोगों को तैयार करने के लिए छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ा करके विधानसभा लड़ा रही है, और जो बड़े नाम वाले कार्यकर्ता हैं या फिर पदाधिकारी है उन्हें बचा करके लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है जी। ये सारी बातें कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी कोई ना कोई बड़ा खेल तो जरूर कर रही है। अब ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल ने एक पिटे हुए उम्मीदवार को उतारा है जो 50,000 के आसपास वोटों से हारा हो। रेखा गुप्ता को उसने मैदान में उतारा है। रेखा गुप्ता अचानक से चली जाती हैं राबड़ी आवास और वहां जाकर के वो अपनी बात रखती हैं। उसके बाद तुरंत विदेश में बैठे हुए तेजस्वी यादव तुरंत मीटिंग बुलाते हैं और मीटिंग बुला करके भीतर में बहुत सारे गुप्त फैसले होते हैं जी। उन्हें ऐसा लगता है कि ये मौका है भारतीय जनता पार्टी को सामने से फ्रंट से चैलेंज देने का। लेकिन जब प्रशांत किशोर सामने हो और प्रशांत किशोर की रणनीति बड़ी हो और प्रशांत किशोर इस इंतजार में हो कि भारतीय जनता पार्टी का अंतिम लड़ाका कौन आ रहा है, क्योंकि प्रशांत किशोर को ऐसा लगता है कि एक बार फिर मैंने जो बातें कही कि मजबूत और नाम वाले नेताओं को बचा करके लोकसभा की तैयारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी, तो वही प्रशांत किशोर को ऐसा लगता है कि एक बार फिर से कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी अंतिम समय में चौंकाए और एक फिर से कोई नया नाम सामने रख दे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जब एक बार बदल दिया, एक बार जब आप खा ही लिए तो फिर दोबारा भी खाने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे के बाद एक बार फिर से अपना उम्मीदवार बदलेगी? प्रशांत किशोर ने अपना नामांकन आगे बढ़ाया है तो जरूर उसके पीछे कोई रणनीति होगी जी, और 13 तारीख को प्रशांत किशोर जब नामांकन करेंगे उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चिंत हो जाएंगे कि यही उम्मीदवार है। और प्रशांत किशोर उसके बाद
जब ये तय हो जाएगा कि अब उनकी लड़ाई किन किन लोगों से है, उसके बाद अपने पत्ते खोलना शुरू करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि प्रशांत किशोर आंकड़ों के बाजीगर कहे जाते हैं और आंकड़े जुटाने में वो मास्टर माने जाते हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से प्रशांत किशोर जो चाल चल रहे हैं, उस चाल में एक तरफ जहां राष्ट्रीय जनता दल, वहीं भारतीय जनता पार्टी दोनों उलझ गई है। जी। और नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि हर हाल में ये सीट हमें जीतना होगा, वरना एनडीए गठबंधन की साख दांव पे लग जाएगी। अब जी। भारतीय जनता पार्टी के सामने ये भी एक बड़ी चुनौती हो गई है। ऐसे में 24 घंटा अभी बहुत क्रूशियल है बिहार और खास करके बांकीपुर के लिए। और बांकीपुर का चुनाव अगर इसकी आंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी और अमित शाह के चाणक्य नीति को लेकर के उनके कुर्सी के बाद न पहुंच जाए, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि बांकीपुर का चुनाव कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कुर्सी को भी झुलसा दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि बांकीपुर हार्ट कहा जाता है पूरे राजनीतिक माहौल का, क्योंकि बिहार से राजनीति की शुरुआत हुई थी और यहीं से लोकतंत्र प्रारंभ हुआ था। अब ऐसे में बिहार के लोग क्या फैसला करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पर कितना भरोसा करते हैं और प्रशांत किशोर की बातों पर कितना एतबार करते हैं, ये सारी बातें खास करके तब और ज्यादा प्रासंगिक हो जाती है जब कोर वोटर जो है भाजपा के हों या फिर राजद के हों, वो ये कहते हों कि एक बार मौका दे करके देखना होगा। जी, जी। जी बाबा। प्रशांत किशोर को हम लोग जानते हैं रणनीति बनाने के लिए, आपने भी सब कुछ बताया है और वो इस बार बांकीपुर उपचुनाव के लिए काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, खासकर अभिषेक बंटी के उम्मीदवार हटाने के बाद से। लेकिन अब आते हैं बिहार की राजनीति के सबसे बड़े फैक्टर यानी जाति पर। सब जानते हैं कि बांकीपुर सीट पर पारंपरिक रूप से एक खास समाज कायस्थ का दबदबा रहा है और बीजेपी ने नीरज सिन्हा को उतारकर इसी जाति कार्ड को खेला है। लेकिन प्रशांत किशोर खुलेआम कह रहे हैं कि जाति छोड़ो, विकास को चुनो। तो मेरा सीधा यहाँ पर सवाल है, क्या बांकीपुर की जनता इस बार दशकों पुराने जातीय समीकरण की दीवार को तोड़ देगी या फिर अंत में जाकर चुनाव हमेशा की तरह जैसे होता आ रहा है जाति पर ही टिक जाएगा? क्या पीके का ये जाति विरोधी दाव बीजेपी के कोर वोट बैंक में सेंध लगा पाएगा? देखिए शिवांगी, जिस समय वोट देने लोग जाएंगे, जब ठप्पा लगाएंगे, उस समय उनके मन में क्या बात होती है ये तो अलग बात है। लेकिन मैं आपको एक बहुत ही निजी कहानी बता रहा हूँ। कल एक शादी समारोह में मुझे जाने का मौका मिला। वहाँ कई पुराने लोग मुझे मिले, मेरे शुभचिंतक भी थे, मेरे प्रशंसक भी थे। भारत लाइव को लोग देखते हैं लगातार। उन लोगों ने मुझे घेर लिया और बहुत सारी बातें पूछने लगे बिहार की राजनीति के बारे में, वर्तमान बांकीपुर चुनाव। और चूंकि बांकीपुर क्षेत्र में ही वो कार्यक्रम था, तो इससे लेकर के बांकीपुर के ही लोग, अधिकांश लोग थे, करीब 1000 के आसपास लोग वहां मौजूद थे। और एक ही नहीं, 2-2 कार्यक्रम चल रहा था अगल बगल में। दोनों कार्यक्रम में मुझे जाना था। तो लोगों को ये उत्सुकता जानने की थी कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो फैसला लिया है, उस फैसले के पीछे की रणनीति क्या है। क्या वो वास्तव में कार्यकर्ता को उतारना चाह रही थी या फिर कुछ लोगों को आईना दिखाना था। देखिए, ये सारी बातें लोग खुद से ऑब्जर्व भी कर रहे हैं और समझ भी रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक रूप से आप जानती हैं कि बांकीपुर जो है वो पढ़े लिखे लोगों का, प्रबुद्ध लोगों का ये क्षेत्र है, इलाका है। जी। इसके बाद बिहार का हार्ट भी कहा जाता है, क्योंकि जितनी भी चीजें हैं यही हैं, विधानसभा से लेकर के बाकी जितनी भी ऑफिसेज हैं जहां से बिहार की राजनीति का डील होता है, वो सभी यही हैं। लोगों के मन में कुछ कायस्थ लोग भी वहां थे जो कि लगातार भारतीय जनता पार्टी को और कायस्थ उम्मीदवार की इच्छा रखते थे। लेकिन नीरज कुमार को लेकर के लोगों में कॉन्फिडेंस नजर नहीं आया। कई लोगों ने कहा कि एक बार आजमाने की इच्छा हो रही है। अब सीधे तौर पे आप समझ लीजिए कि चाहे वो सवर्ण समाज हो, अति पिछड़ा हो, क्योंकि उसे भी एक मौका मिलेगा राजद से थोड़ा सा अलग हट करके देखने का। जैसे आपको याद होगा कि सहरसा में एकमात्र उम्मीदवार आईपी गुप्ता जाकर के वहां खूंटा ठोकते हैं और एक मजबूत किला भारतीय जनता पार्टी का उखाड़ देते हैं। सहरसा में लगातार आपको पता होगा कि वहां सवर्णों की राजनीति चल रही थी। वहां एक दलित से अति पिछड़ा में आए आईपी गुप्ता अगर चुनाव जीत जाते हैं तो लोग निश्चित रूप से वहां एक प्रयोग करना चाहते थे, बिल्कुल उसी तरह का। और ये कहानी आज से 50 वर्ष पहले भी हो चुकी है। मैं बता दूं कि शरद यादव भी इसी तरह से राजनीति में आए थे और उन्होंने आ करके कांग्रेस की दशा और दिशा दोनों बदल दी, क्योंकि वो एक जीत
विपक्ष के लिए कहीं ना कहीं कोरामीन था, जिसने विपक्ष को जिता दिया, विपक्ष को हौसला दे दिया कि हम कांग्रेस को तोड़ सकते हैं। वही बांकीपुर के चुनाव में हो रहा है। बांकीपुर में यदि प्रशांत किशोर जीत जाते हैं तो ये आप मान के चलिए कि लोगों को भी कॉन्फिडेंस रहेगा, और प्रशांत किशोर को अगर 4 साल मौका मिल जाता है कुछ करने का, क्या करते हैं, कितना उनके दावे में दम है। 243 सीटों से पहले उन्हें आजमा करके एक सीट पर देखा जा सकता है। मुझे तो लगता है कि बांकीपुर की जनता ने मूड बना लिया है। जो कल मेरी बातचीत लोगों से हुई उसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुत मेहनत करने की जरूरत है, एक एक घर तक पहुंचने की जरूरत है, और अगर जमीनी कार्यकर्ता एक मंडल लेवल के कार्यकर्ता को उतारा है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि हर घर तक पहुंचे। लेकिन ये चुनाव बड़ा दिलचस्प है। इस चुनाव में राजद तीसरे नंबर पर आए तो कोई मुझे आश्चर्य नहीं होगा। प्रशांत किशोर टक्कर में है, और अगर जीत भी जाए तो भी कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि प्रयोग लोकतांत्रिक मूल्यों का एक सबसे बड़ा फैक्टर है। लोग कहते थे, हमारे पुराने जो राजनीतिज्ञ थे वो भी कहते थे कि रोटी को यदि नहीं पलटेंगे तो जल जाएगा। उसी तरह से राजनीति में जीत और हार वाले लोगों में अगर अदला बदली नहीं हो, एक ही उम्मीदवार को आप 40 साल से रख रही हैं, पटना की क्या दुर्गति है, पटना की क्या स्थिति है, ये तो प्रशांत किशोर दिखा ही रहे हैं जी। तो ऐसे में निश्चित रूप से जातीय बंधन भी टूटने की संभावना है, और कई वर्जनाओं को टूटने की पूरी संभावना मुझे लगती है जी। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। तो दर्शकों, बिहार की राजनीति का ये ट्विस्ट अब बेहद रोमांचक मोड़ पर आ गया है। एक तरफ बीजेपी का अगला राजनीतिक रणनीतिक कदम, दूसरी तरफ आरजेडी की खुफिया तैयारी, और तीसरी तरफ प्रशांत किशोर की आक्रामक चालें। बांकीपुर का ये दंगल अब सिर्फ एक विधानसभा का उपचुनाव नहीं रहा, बल्कि आने वाले समय के लिए बिहार की राजनीतिक हवा तय करने वाला है। क्या बीजेपी का उम्मीदवार बदलने का ये दाव मास्टर स्ट्रोक साबित होगा? आरजेडी क्या करने वाली है, या फिर प्रशांत किशोर की रणनीति सब पर भारी पड़ेगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस पूरे उठापटक पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।